मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी अभिव्यक्तियों के नए नए तरीकों की खोज लगातार करता रहता है। एक अभिव्यक्ति का तरीका वो है जो मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ, अपनी भाषा से आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सोचिए, भारत के दूर दराज इलाके में एक व्यक्ति मौजूद है जिसे हिंदी नहीं आती है, तो क्या वो मेरे अभिव्यक्ति के तरीके से संतुष्ट हो पाएगा? शायद नहीं। कई ऐसे अभिव्यक्ति के तरीके होते हैं जहां पे भाषाई मर्यादाएं टूट जाती हैं। उस वक्त आपकी भावनाएं जागृत होती हैं और आपको वो सब कुछ समझा देती हैं जिन्हें कहने वाला समझाना चाहता है। ऐसी कलाएं, नृत्य, संगीत ढेरों हैं। आज कोरोना काल में आप परेशान हो चुके हैं कोरोना की खबरें सुनते सुनते, इसलिए हमने कोशिश की कि आपको रिफ्रेश कराया जाए, और रिफ्रेश कराने के लिए हम आपको अभिव्यक्ति के कुछ माध्यमों तक लेके आए। हमने शब्द दर्शन से आपको कवियों से परिचित कराया, और अब ये है हमारी दूसरी सेगमेंट, क से कलाकार। और आज हमारे साथ जो कलाकार मौजूद हैं वो बेहतरीन कथक डांसर हैं और लोगों को कथक सिखाती भी हैं। इनके कई और परिचय भी हैं जो इंटरव्यू में हम आगे चर्चा करेंगे। स्वागत है सुमिता दत्ता रॉय जी आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल सबसे पहले, जब हम आपको कहते हैं कि आप एक बेहतरीन डांसर हैं, आप नृत्य करती हैं, बिल्कुल, आम जनमानस नृत्य को कैसे समझता है और नृत्य की एक्चुअल परिभाषा क्या होती है, इसके बीच में कुछ अंतर बताएं। देखिए, डांस तो काफ़ी तरह के हैं, नृत्य काफ़ी तरह की है, जो जैसे लोक नृत्य भी हो गई, वेस्टर्न भी है, क्लासिकल भी है, और भी कई तरह के हैं डांस। आजकल तो जनरली बारातियों में भी डांस देखने को मिलता है। तो नृत्य की अलग अलग कई परिभाषाएं हैं जो आज की डेट पे आज लोगों के समक्ष उपस्थित है। लेकिन जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसे तो हम नहीं भूल सकते। जो हमारी कला है, जहाँ से हम नृत्य को लेकर आए हैं, वो हमें नहीं भूलना चाहिए और वो हम कतई भूल भी नहीं सकते। और आज के डेट में मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा एक नज़रिया है कि जहाँ से हम अपनी नींव रखे हैं, हमने उठना शुरू किया है, उसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और मैं जैसे कथक नृत्यांगना हूँ, मैं उसी को लेके, अपनी गुरुजनों के आशीर्वाद को लेके, अपनी पूर्वजों ने जो हमें सिखाया है, जो हमें लेके चलते आ रहे हैं, मैं भी यही चाह रही हूँ, मैं यही करती आ रही हूँ कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसे आगे बढ़ाया जाए। और इसी के पद चिन्हों पे मैं भी अपना चलन शुरू कर चुकी हूँ और कर भी रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। एक चीज़ है कि जो मॉडर्न डे के किड्स हैं, बच्चे हैं, वो उनका पाश्चात्य संस्कृति यानी कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है। बिल्कुल। और ये चीज़ म्यूज़िक और डांस में भी देखने को मिल रही है। इसके लिए एक सबसे बड़ी वजह मैं मानता हूँ कि जो इंडियन ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसका प्रचार प्रसार थोड़ा सा थमसा गया। आप ये बताएं कि जो इंडियन डांस है यानी कि जिसे भारतीय नृत्य कहा जाता है, वो कितने प्रकार का, वो कितना पुराना है? भारतीय नृत्य काफ़ी है। क्लासिकल है जिसमें दो डेफिनेशन बताया गया है, जैसे कि शास्त्रीय नृत्य एक हो गए लोक नृत्य। इनकी अलग अलग अपनी अपनी गरिमाएं हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी पहचान है। जिसमें से भारतीय नृत्य में काफ़ी सारे आते हैं, जिसमें एक कथक भी है, भरतनाट्यम है, ओडिसी, मणिपुरी, कथकली, और भी काफ़ी नृत्य हैं जो प्रमुख है। इसमें से हम जो अभी के बच्चे हैं, जो इस पीढ़ी से भागते चले जा रहे हैं, या फिर ये कह लो कि आप इससे बिछड़ते चले जा रहे हैं, इसकी पूरा दोष इसका मैं अभी के जो वेस्टर्न कल्चर है, या फिर कुछ हद तक कुछ पेरेंट्स भी हैं जो बच्चों को इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो मार्गदर्शन है, ये समझाना भूल गए हैं। मुझे लगता है उन पेरेंट्स को भी, और कई हद तक पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारी नींव है, ये गरिमा है हमारी, इसे हम भूल नहीं सकते। कुछ भी हो जाए हम इसे भूल नहीं सकते। हमारे ऐसे बहुत सारे जाने माने या फिर बहुत सारे गुरुजन ऐसे हमारे बीच आज भी मौजूद है, जैसे कि बिरजू महाराज जी हो गए हमारे, आज भी हमारे बीच मौजूद है। उनकी पीढ़ियाँ, उनकी 7-8 पीढ़ियाँ जो अभी भी चल रही है, धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ रही, हम उनको ही फॉलो करते चल रहे हैं, हम उनकी ही मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे हमारे भारतीय नृत्य की अपनी अलग अलग पहचान है। और फोक नृत्य, जैसे कि लोक नृत्य हो गई, जो अलग अलग राज्य को बिलोंग करती है, किसी भी स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग एक फोक नृत्य होती है। जैसे हरियाणा की हो गई हरियाणवी, उड़ीसा की हो गई संबलपुरिया। इस तरह से अलग अलग प्रांत के, अलग अलग राज्य के अपनी अपनी अलग अलग फोक डांसेस होती हैं। तो ये भी हमारे भारतीय नृत्य ही है। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा इसमें, एक
मूवी आई थी पद्मावत, जिसमें एक डांस था घूमर, बिल्कुल इस पे बहुत विवाद पैदा हुआ था। उसी वक्त से Exactly. मैं चाह रहा था कि इसके बारे में थोड़ा सा जानूं। तो ये घूमर किस प्रकार का नृत्य है? लोक नृत्य है कि घूमर भी शास्त्रीय लोक नृत्य है? नृत्य ही है। नहीं, ये शास्त्रीय नृत्य में नहीं आता है। ये घूमर एक लोक नृत्य है जो कि राजस्थान से बिलोंग करती है। राजस्थान की ही एक शैली है, एक प्रथा है उनकी, जो जैसे कोई खुशियों की गीत हो, खुशियों की नृत्य हो, तो ऐसे समय में वो घूमर प्रेजेंट करते हैं। तो घूमर भी उनकी एक लोक नृत्य की ही प्रकार है। राजस्थान में ऐसे और भी कई प्रकार है, लोक नृत्य में भी उनकी वैरायटीज़ काफ़ी है, लेकिन जिसमें घूमर भी एक शामिल है। मैंने ऐसा आप घूमर कह के बारे सकते में हो। जो थोड़ी जानकारी इकट्ठी की थी, तो मुझे पता चला था जो भील थे वो अपनी खुशी का इजहार करने के लिए, जश्न मनाने के लिए इसका उपयोग करते थे। इसी से एक चीज़ मेरे को पूछनी है आपसे कि क्या लोक नृत्य का उपयोग इन्हीं के लिए किया जाता था? यानी कि कबीले हो गए, वो अपनी खुशी के इजहार के लिए इस प्रकार का नृत्य करते थे, या क्या वजह होती थी? लोक नृत्य अपने आप में एक अलग अलग है। जैसे वो जैसे मैंने कहा कि उड़ीसा का एक संबलपुरिया है, पंजाबी की गिद्दा भंगड़ा है, ये अपने अपनी प्रांत को या अपने अपने राज्य को, या फिर जैसे कह लो कि गिद्दा हो गया या फिर भंगड़ा हो गया, ये पंजाब को दर्शाता है। उनकी जो अपनी कास्ट है या फिर जो भी है, उनकी जो भाषाएं हैं, उनके जो पूर्वज उन्हें सिखा गए हैं, उन्हें वो धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं या फिर उन्हीं को वो दर्शाते हुए आगे चलते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग फोक डांसेस है, अलग अलग राज्य के अलग अलग बहुत सारे फोक डांसेस है जो अपने अपने राज्य को बिलोंग करते हैं, अपने अपने राज्य को प्रेजेंट करते हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कभी भी वेस्टर्न कल्चर को गलत नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं कह तो सकते। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि एक डिफरेंस क्रिएट हो इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर के बारे में। और उसी बिना पे मैं डांस से आपसे पूछना चाहूँगा कि पश्चिमी नृत्य हो गया और भारतीय नृत्य हो गया, इसके बीच में क्या क्या अंतर है जो साफ तौर पे देखे जा सकते हैं? अंतर तो काफ़ी सारे हैं। जैसे कि भारतीय नृत्य के बारे में तो मैं और भी बता चुकी हूँ और बता भी रही हूँ कि भारतीय नृत्य हमारी जन्मों जन्मों से या फिर पुराने समय से चली आ रही है। जैसे भरतनाट्यम हो गई जो 400 ईस्वी पूर्व से चली आ रही है। ऐसे ही कथक भी है जो पहले के राज दरबारों में या फिर जब मुसलमानों का राज था तब मुसलमान अपने दरबारों में इसे करते थे, मंदिरों में इसे किया जाता था। भरतनाट्यम हो गई जिसे राज दरबारों में खुशियों के मौके पर या फिर कोई भी ऐसे जश्न हो तो उस टाइम पे वो प्रेजेंट करते थे, मंदिरों से प्रेजेंट करते थे। उड़ीसा का जैसे ओडिसी नृत्य हो गया, ये भी एक मंदिरों से जुड़ा प्राचीन कालीन नृत्य है। एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब कि सुमिता दत्ता रॉय जी, आपने डांस को अपना प्रोफेशन चुना। आपके माँ पिता ने नहीं बोला कि इंजीनियरिंग कर लो, बहुत स्कोप है? नहीं, मेरी मम्मी, मैं अगर अपना इसका पूरा श्रेय दूंगी तो हाँ, माँ पापा दोनों हैं, लेकिन पूरा मैं अगर श्रेय देती हूँ तो वह मेरी मम्मी है। क्योंकि मुझे याद इतना नहीं है, लेकिन जैसा कि उन्होंने मुझे बताया है कि जब मैं काफ़ी छोटी थी, 2.5-3 साल के आसपास मेरी उम्र थी, तब मेरी दीदी मुझसे बड़ी है जो, तो वो शास्त्रीय संगीत सीखा करती थी। शास्त्रीय संगीत के साथ साथ रविंद्र संगीत भी सीखती थी। तो वो एक हमारे वहाँ जमशेदपुर में एक टैगोर एकेडमी, टैगोर सोसाइटी एक कला संस्थान है जहाँ पर वो जाती थी सीखने के लिए। और मम्मी इस दौरान मुझे उन्हें छोड़ने ले जाने के समय में मैं थी साथ में, तो मुझे लेके जाया करती थी, लेके आया करती थी। तो उस दौरान जब काफ़ी टाइम लगता था तो वेट भी करना होता था, वेट करती थी। उस टाइम पे मैं जो क्लासेस चल रही होती थी वहाँ पे, जैसे कि कथक की, भरतनाट्यम की, ओडिसी की, सिंगिंग की, सारी क्लासेस चल रही होती थी, जिसमें से मुझे मेरा खिंचाव डांस के तरफ था शायद तक। तो मैं बाहर से खड़ी वो उनकी क्लासेस को देखा करती थी, जैसा मम्मा ने बताया है। और साथ में वहाँ के जो सेंटर हेड थे उन्होंने भी यही बताया था मुझे, क्योंकि काफ़ी थी जब मैं वहाँ सीख के बड़ी हुई, फिर टीचर बन गई, तो उनको ये बड़ा प्राउड होता था बोलते हुए कि हाँ, तुमने ऐसे ही अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो मैं वहीं से फिर वैसे ही सीखना शुरू की। मम्मा को भी लगा कि हाँ, रुझान इसका उसके तरफ है, खिंचाव है। उन्होंने भी कहा कि नहीं, इसे एडमिशन कर दो, भले हमारी एज नहीं है। सिखाते हैं आप, मतलब कि अभी आज के टाइम में, और या पब्लिक परफॉर्मेंसेस वगैरह रहती हैं आपकी, तो किस किस फॉर्म में रहती हैं? मैं मोस्ट ऑफ दी इंडियन कल्चर को फॉलो करती हूँ और उसी को अपना सोर्स मानती हूँ और उसी की तरफ अपना खिंचाव रखती हूँ, बढ़ावा देती हूँ। इसलिए मैं पूरे इंडियन कल्चर के ऊपर डिपेंड हूँ। जैसे कि मेरा पहला प्रायोरिटी है कथक नृत्य, दूसरा है क्रिएटिविटी डांस, और उसके बाद आता है रविंद्र नृत्य और फोक।
आप ये 4 फॉर्म सभी सिखा रही हैं। बिल्कुल, सिखा भी रही हूँ, सीखती भी आई हूँ और करती भी आई हूँ। एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जब म्यूज़िक या डांस या एक्टिंग को कोई करियर चुनना चाहे तो एक फाइनेंशियल फ्रीडम या स्टेबिलिटी ना मिलने का डर हमेशा मन के अंदर रहता है। बिल्कुल जिस चीज़ में शोहरत है उस चीज़ के साथ ये खतरा हमेशा लटका रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या उस वक्त ये सारी चीज़ें दिमाग में आई थी कि हो सकता है आगे जाके नौकरी ना मिले, हो सकता है आगे जाके हम किसी चीज़ के लायक ना रहें, फिर किस तरीके से अपने पैशन को फॉलो किया? एक्चुअली जब मैंने सीखना शुरू किया था तब ना मुझे इसके घरानों के बारे में पता थी, ना इसकी बेनिफिट के बारे में पता थी, और ना ये है क्या मुझे नहीं पता। बस एक क्रेज़ था कि सीखना है। मम्मी ने स्टार्ट करवाया सीखना, उंगली पकड़ पकड़ के लेके जाती थी कि नहीं तुम्हें सीखना है, करना है। धीरे धीरे मेरा इसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया। जैसे जैसे मैंने गुरुओं को देखा स्टेज परफॉर्मेंस करते, काफ़ी सारे गुरु हैं, जैसे कि सबसे पहले तो इसमें बिरजू महाराज जी का नाम आता है, दीपक महाराज जी है, जय किशन महाराज जी है। जैसे जैसे मैं इनको फॉलो करती चले गई, उसके बाद मेरी अपनी गुरु जिनके पास मैं सीखती थी उनको भी मैं देखी। तो ऐसे देख देख के मुझे अर्निंग की कोई सोर्स इसमें समझ ही नहीं आई, अर्निंग का कभी सोचा भी नहीं, सीरियसली बताऊँ तो। बस देखते चली गई, सीखते चली गई, और अभी भी सीख ही रही हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ती चले गई इंटरेस्ट और बढ़ता चला गया। बस धीरे धीरे ऐसे ही इंटरेस्ट बढ़ता चला गया अपने आप में। लेकिन कभी इनकम के बारे में नहीं सोची कि इसी से मुझे कमाना है और इसी से मुझे आगे बढ़ना है, या जैसे भी मुझे इसमें शोहरत हासिल करनी है, ऐसा नहीं सीखा मैंने कभी भी। लेकिन हाँ, ये चाहती थी कि हाँ ज़रूर एक ऐसी नृत्यांगना बनूँ, एक प्रसिद्ध नृत्यांगना बनूँ कि ताकि लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, कि जैसे मैं किसी को अपना आइडल मानती हूँ तो लोग भी शायद मुझे अपना आइडल माने कभी। सुमिता जी, जब छोटे शहरों से इन सब चीज़ों में लोग सामने आते हैं तो एक सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा रहता है, सामाजिक बिल्कुल। प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल उसमें भी डांस, एक्टिंग, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, ये चारों ऐसी फील्ड है जहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो होल्ड करना पड़ता है, रिलेटिव्स का, पड़ोसियों का। क्या क्या प्रेशर्स थे? मैं अपनी अगर कहूँ तो हाँ, सोशली तो काफ़ी लोग होते हैं जो टांग खींचने में एक्सपर्ट होते हैं, या फिर कि नहीं उसकी लड़की जा रही है डांस सीखने के लिए। और मुझे जहाँ तक कि पता है या फिर सुनती आई हूँ कि पिछले ज़माने में, या थोड़े से अगर बैक के कुछ ईयर पीछे चली जाऊँ तो शायद तक डांस को लोग गलत नज़रिया से देखते थे। अभी भी कई जगह ऐसे जहाँ पे शायद नृत्य को या फिर डांस को गलत नज़रिया से ही देखा जाता है। लोग सोचते हैं कि नहीं डांस करने जा रही, नहीं ये गलत है, उसकी जगह पे तू अपना पढ़ाई कर ले तो तेरा कुछ कैरियर बन जाएगी। ये सोचना गलत है। आज के डेट में जहाँ ज़रूरी नहीं कि हर इंसान डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट ही बने, है ना। तो ऐसे में कई ऐसी जगह है, जैसे डांस भी एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। और गवर्नमेंट हो या फिर जो भी हो, आज के डेट में ऐसी कई सारी जॉब्स है जो इसके बेसिस पे भी आती है। इसके बेसिस पे भी आप अपना कैरियर तैयार कर सकते हो। म्यूज़िक है, डांस है, स्पोर्ट्स है, कोई भी आज के दम पे पीछे नहीं है। जर्नलिज्म भी है। बिल्कुल, जर्नलिज्म तो है ही है। नहीं तो आप कैसे प्रमोट करोगे? हाँ, नहीं, क्या होता है कि हमको बीच बीच में अपनी तारीफ भी कर लेनी है। बिल्कुल। और अगर पारिवारिक देखोगे तो मैंने अपनी जर्नी जहाँ से स्टार्ट की थी तो उस जगह पे जैसे हम 2 बहनें थे, मम्मी उसे भी टाइम देती थी, हमें भी टाइम देती थी, साथ में हमने पढ़ाई भी की है। तो एक लेके जाना, लेके आना। मैंने बीएड किया है। अच्छा, बीएड मतलब आप प्रोफेशनल टीचर हैं? हाँ, मैंने बीएड भी किया है, साथ में एमकॉम भी किया है, पीजी भी किया है। तो ऐसे ही था कि मम्मी भी खींच खींच के हमें लेके जाती थी, उनका ले जाना, लेके आना। कई प्रोग्राम्स हो गए, कई कॉम्पिटिशन्स हो गए जहाँ हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहाँ भी मम्मी हमें टाइम दे रही है। मम्मी भी एक बहू है जो अपनी फैमिली को, हमारा भी एक जॉइंट फैमिली था, तो वहाँ पे उस फैमिली को भी टाइम देना, खाना बनाना, सबकी मन्नतें पूरी करना, जो भी है, साथ में हमें भी टाइम देना। ये जब मेरी शादी हुई सेम सिचुएशन मेरे साथ भी आया कि हस्बैंड भी मेरे अपने ऑफिस छोड़ते हैं, छुट्टियाँ लेते हैं, जैसे भी करके फिर प्रोग्राम्स के लिए हम निकल पाते हैं। साथ में बच्ची है तो बच्चे को भी देखना, 3 साल की मेरी बेटी है, उसे भी देखना, साथ में अपनी कैरियर को भी संभालना, क्लासेस को भी संभालना, फैमिली को भी देखना। ये सब सारी मुश्किलें तो है ही है। और बाकी सोशली अगर कहूँ तो सामाजिक के लोग क्या है, लोग अगर किसी को आगे बढ़ते देखते हैं तो सोचते हैं कि नहीं ये क्यों बढ़ रही है या क्यों कर रही है। तो ये क्यों वाला वर्ड हमेशा हर किसी के दिमाग में होता है जिसे हम इरेज नहीं कर सकते। तो लोग एग्जैक्टली किसी ने, भैया ने मुझे कहा है, अजीत भैया ने, कि लोग कहते हैं कहने दो, तुम अपना नज़रिया आगे की तरफ रखो और आगे बढ़ते चलो। ठीक है,
तो आखिरी प्रश्न मैं आपसे डांस फॉर्म पे लूँगा कि कथक जो है वो बाकी नृत्यों से कैसे अलग है, किस तरीके से डिफरेंस है इसमें? कथक नृत्य अपने आप में अलग है ऐसा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि सारी नृत्य जितने भी भारतीय नृत्य में आते हैं, जैसे कि भरतनाट्यम हो गए, ओडिसी हो गई, ये सारे अपने आप में अपनी एक अलग भूमिका रखती है, अपनी अलग महत्वपूर्णताएं रखती है। लेकिन कथक की मैं कहूँगी तो इसकी वेशभूषा हो गए बड़े ही साधारण है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश से आया हुआ शास्त्रीय नृत्य है। और ये कहूँ तो कथक का अर्थ है जो कथा कहे वही कथक कहलाए। अच्छा। तो प्राचीन काल में कथक कई जगह पे अपनी एक अलग भूमिका रखती थी, जैसे कि कृष्णा, कुछ इसमें कृष्णा की लीलाएं हो गई, या कुछ शिव की, पार्वती की भंग भूमिकाएं हो गई। विष्णु जी जैसे समुद्र मंथन के टाइम में मोहिनी का अवतार लिया था, उस टाइम पे उन्होंने लास्ट नृत्य किया था जो कि कथक की ही पार्ट है। इसमें कई प्रकार है, अपनी अपनी तांडव नृत्य जो शिव जी ने अपने रौद्र रूप धारण करके तांडव नृत्य किया था, ये भी कथक में ही आप दर्शा सकते हो। इसे हम भरतनाट्यम और अलग नृत्यों में भी दिखा सकते हैं। और ये कहूँ कि इसकी अपनी वेशभूषा जो कि बाकियों से बहुत अलग है, बहुत सामान्य है। इसके बाद आपकी एक सोशल लाइफ नई जनरेट हुई है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सुमिता दत्ता रॉय का एक परिचय मैं भी आपको और दूंगा। आप नारी सशक्तिकरण को लेके काफ़ी काम कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके काफ़ी समय से काम कर रही हैं। बिल्कुल। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के ऊपर एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बिल्कुल। तो ये विचार दिमाग के अंदर कैसे आया कि एक प्रोफेशनल डांसर से, एक प्रोफेशनल डांस टीचर से सोसाइटी के लिए ये सारी चीज़ें की जाएं? काफ़ी हद तक देखती हूँ, जैसे कि कई पेरेंट्स हैं, कई बच्चे हैं जो पैसे को लेके थोड़े से घबराते हैं। ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे के पास टैलेंट तो है, लेकिन मैं कैसे सिखाऊं उसे, कि जैसे हमारी फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम्स है तो मैं कैसे सिखाऊं। तो मेरी एक इच्छा काफ़ी थी कि जैसे स्ट्रगल तो हर किसी के लाइफ में होते हैं, तो ऐसे मैंने एक सोचा कि क्यों ना ऐसे स्लम बच्चों को या स्लम लड़कियों को जिसके अंदर गुण है, सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्यों ना एक माध्यम बनाया जाए, क्यों ना उसे प्रोत्साहित किया जाए। ऐसे ही मैंने कुछ बच्चों को एकत्रित किया, कुछ बच्चों को अपने साथ में लिया, अपनी एक अलग संस्था के थ्रू मैं उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की, उनको सिखाई, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें क्लासेस दिया, उन्हें आगे बढ़ाया, जिसके लिए जो मैंने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें मुझे भी चुना गया था इस बात के लिए कि मैंने स्लम बच्चों को काफ़ी हद तक आगे प्रोत्साहन किया है। इसके वजह से उन्होंने मुझे यह सम्मान प्रदान किया। अंतिम प्रश्न लूँगा मैं आपसे कि आने वाली पीढ़ियाँ क्या डांस को अपना करियर चुने और उसमें आपको फ्यूचर दिख रहा है? इंडियन डांस की बात मैं कर रहा हूँ। आज की डेट में जैसे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, काफ़ी सारे ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, जो होते हैं ऑफलाइन वो तो है ही है, साथ में अभी जैसे लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे काफ़ी सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। मैं जैसे अगर देखूँ अपने नज़रिए से, या फिर एज अ जजमेंट के थ्रू देखूँ, या फिर एज अ व्यूअर देखूँ, तो क्लासिकल डांस बड़ा बढ़ चढ़ के आगे आ रहा है, बहुत बढ़ चढ़ के आगे आ रहा है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिसमें जो इसे माध्यम बनाए हैं, अपना आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ पेरेंट्स, मैं उस पेरेंट्स को धन्यवाद देती हूँ जो इसके लिए अपनी मतलब अपना सोच, अपना नज़रिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना के रखें, और अपनी बेटी को चाहते हैं, बेटे को, बच्चे को, जो भी है, चाहते हैं कि नहीं ये क्लासिकल डांसर ही बने और आगे जाके इसका नाम रोशन करे। और एक बात और कहूँगी कि ये शास्त्रीय नृत्य जो हमारे, आप जितना भी वेस्टर्न कल्चर में ढल जाओ या वेस्टर्न कल्चर को अपना लो, हमारी नींव तो हमारी शास्त्रीय है, हमारी भारतीय ही है। हम भारतीय हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और एक बात कहूँगी कि शास्त्रीय नृत्य एक बेस है, एक हमारी नींव है, एक अपनी गरिमा है, एक अपना जो कहेंगे बेस है। अगर आप किसी भी शास्त्रीय नृत्य की बात कहूँ तो ये मैं नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ कथक ही सीखो, ऐसा नहीं है। आप किसी भी क्लासिकल डांस में सीख जाओ, इसमें आप भाव, अपनी भाव को, अपने अंदाज को, अपनी अभिनय को, अपनी मुद्राओं को
ये हमारा बेसिक पॉइंट्स है जो हमें डांस करते समय याद रखना होता है या इसे हमें क्लियर करना होता है, जो हमें भारतीय नृत्य सीखने से ही आएगी, जो हमें शास्त्रीय नृत्य सीखने से ही आएगी। ये हम वेस्टर्न कल्चर में ये हमारी जो मुद्राओं की भंगिमा है या फिर जो भी है उनकी दृष्टि भेद है, ये हमें वेस्टर्न कल्चर में नहीं मिलेगा, ये हमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन कल्चर में ही मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमिता दत्ता रॉय जी हमसे बातचीत करने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही नए कलाकारों से आपको मिलवाते रहें। आपकी इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए नेशन लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।